सो नोमैडिक एम्पायर का पार्ट 3 है। आई होप इस लेक्चर सीरीज को देखने से पहले आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। माय नेम इज विजय, ई पाठशाला चैनल पे आप इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं। यहाँ पे ईपी फैमिली आपको टेलीग्राम अकाउंट पे नोट्स प्रोवाइड करवाती है। सो आई थिंक दैट यू मस्ट ज्वाइन विद दिस। और ई पाठशाला टेलीग्राम अकाउंट है, ज़रूर जुड़िएगा। जो भी अपडेट होते हैं आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग वो मिलते रहते हैं। लेक्चर सीरीज 3 और ऑफकोर्स हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस करा था, चंगेज़ खान के बारे में हमने पूरा डिस्कस करा था। उसकी लाइफ कैसी थी, क्या उसने कॉन्फ्लिक्ट फेस करे, पूरा कैंपेन समझा था कि 1219 से लेकर 1227 तक जब तक ये था तो उसने किस तरीके से ग्रेट सिटीज़ को अचीव करा, किस किस इलाकों तक वो फैला, वो सब हमने पढ़ा था। इंडिया के साथ चंगेज़ खान का रिलेशन था बट इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाया। एक व्यक्ति था जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, जिसको ऑफकोर्स वो पकड़ने आया था बट यहाँ का एटमोसफियर उसे अच्छा नहीं लगा तो फिर बाद में उसकी जाके डेथ हो जाती है। लास्ट में हमने इस लेक्चर सीरीज में जो सेकंड हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि चंगेज़ खान का ग्रेट सक्सेस होने का कारण क्या था, चंगेज़ खान किस तरीके से इतनी सारी चीज़ें जीता था। बट मंगोल खान को अगर हम देखें, मंगोल डायनेस्टी को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि चंगेज़ खान के मरने के बाद इसके 2 हिस्सों को बांट दिया जाता है। और ऑफकोर्स इसके क्योंकि बेटे थे चार बेटों में हमने ये देखा कि चंगेज़ खान ने अपने मरने के बाद किस तरीके से सिस्टम को ऐसे बनाने की कोशिश करी थी कि सारे के सारा जो एम्पायर था वो उसके बेटों के अंडर में रहे और कंटिन्यू वो एक्सपेंड होता रहे। तो उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल जो चरण थे वो 2 हिस्सों में थे। मतलब किस तरीके से चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उसका एक्सपेंशन 2 तरीके से होता है। एक तो 1236 से लेके 1242 के बीच तक, और उसके बाद दूसरा होता है 1255 से लेके 1300 समथिंग में। तो अगर आप देखें तो 1232 से लेके 36 से लेके 42 के बीच में रशिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी के आसपास के इलाके, और 1255 से 1300 समथिंग में चाइना, ईरान, इराक और सीरिया के आसपास के इलाकों में इनकी डायनेस्टी बढ़ती चली गई। आप ये नोटिस करेंगे कि चंगेज़ खान के मरने के बाद चंगेज़ खान ने ये भी बताने की कोशिश करी थी किस तरीके से मेरे मरने के बाद जो मेरी डायनेस्टी का एम्पायर चलाने वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। द मंगोल मिलिट्री फोकस मैट विद राइवलीज इन द डेकेड आफ्टर द 1960s। द ओरिजिनल इम्पुटस ऑफ द कैंपेन कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट। 1260 के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के जो राजा थे या जो भी हेड बने होंगे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामना फेस करना पड़ रहा था वेस्ट की साइड में। इसी वजह से वेस्ट की साइड में थोड़े से कम फैल पाए, लेकिन हालांकि फैले बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है कि नहीं फैले। उसके 2 कारण बताए जाते हैं कि वो वेस्ट की साइड में क्यों नहीं फैल पाए 1260 के टाइम पीरियड में। यानी कि मंगोल में चंगेज़ खान के मरने के बाद डायनेस्टी बहुत फैली, लेकिन 1260 यानी कि 1261 से लेके 1969 के बीच में ये डायनेस्टी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही थी। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद इन द मंगोल फैमिली। यानी कि पहली बात, जब मंगोल फैमिली अगर आप देखें तो चंगेज़ खान के मरने के बाद जोची, चगताई, ओडगाई एंड तोलवी इनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में आना चाहिए, किसके ऊपर पावर होनी चाहिए, इनका आंतरिक जो राजनीतिक सिस्टम था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। इसकी वजह से अगर आप देखें तो पहला वंशज जोची और ओडगाई, ये 2 पीढ़ियां काफ़ी हद तक जो क्या कहते हैं चंगेज़ खान के वंशजों को, तो चंगेज़ खान ने जो भी सिस्टम बनाया था उसको जोची और क्या कहते हैं ओडगाई इसके द्वारा ही फॉलो करवाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप जोची और ओडगाई को देखें तो इसने काफ़ी अच्छा साम्राज्य बिल्डअप करा, लेकिन बाद में चगताई करके इस व्यक्ति का नाम था, ये भी पावर में आता है। द सेकंड कंपल्शन अकर्ड एज जोची एंड ओडगाई लाइनेज वर मार्जिनलाइज बाय टुडेज लाइनेज। अगर हम देखें तो बाद में फिर जो तीसरा व्यक्ति है चगताई और टोलवी, इसका जो बेटा होता है ये मांके करके इनका नाम है, ये किस तरीके से डायनेस्टी को और आगे बढ़ाता है। यानी कि सेकंड फ्रेज में 1250-55 के बाद किस तरीके से टेरिटरी फैलती है, वो मानके के टाइम पीरियड में ईरान के आसपास के इलाके में ये डायनेस्टी और फैलती चली जाती है। कारण वेस्ट में क्यों नहीं पहुंच पाए सही तरीके से, क्योंकि अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये कारण बन रहा था। अब बात करते हैं कि तोली और मांके, तो ऑफकोर्स
किस डायनेस्टी से इनके बेटे थे ये, अगर आप देखें तो तोलवी करके लिखा हुआ है, इनके बेटे ये मान के थे और ये काफ़ी अच्छा एम्पायर को बिल्ड कर पाए और इस टाइम पीरियड पे मुगल एम्पायर और बढ़ रहा था। अगर आप देखें तो मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी और अपर्याप्त सेना भेजी थी और मंगोल की प्राज्य और तुलाई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि ने उसे पश्चिम की ओर विस्तार रोक दिया। क्योंकि वही मैंने बताया ना कि ये जो व्यक्ति था, ये अगर आप देखें तो ये तुलाई जो व्यक्ति था, इसने पश्चिम की तरफ में, मिस्र की तरफ में जब इसके कैंपेन चल रहे थे तो बहुत कम आर्मी उसने वहां की तरफ भेजी, लेकिन वहां पे उसे पराजय झेलनी पड़ी। चाइना की तरफ उसका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उसके बेटे ने भी चाइना की तरफ, ईरान की तरफ अपने एम्पायर को बिल्ड करने की शुरुआत करी थी। दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि यूरोप के साइड में उसका डायनेस्टी कम फैल पाया। अब सारी दिक्कतें हमें ये समझनी है कि मुगल एम्पायर जो था, मंगोल एम्पायर जो था, अगर इतने बड़े एम्पायर को कैप्चर कर पाया तो उनके पास ऐसी कौन सी मिलिट्री पावर थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को बिल्ड करने के लिए सक्षम हो सके। तो उनके पास सबसे बड़ी बात थी आर्मी की। आर्मी को लेकर अगर देखें हम लोग तो इनके पास हमेशा एबल बॉडीड अडल्ट मेल ट्राइबल्स होते थे जो हमेशा अपने साथ पूरा का पूरा क्या कहते हैं आर्मी फोर्स लेके चला करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी मारने की क्षमता, ये कहीं पे भी लड़ाई होती थी तो तुरंत मार मोर के निकल जाते थे, एक पल के लिए भी सोचते नहीं थे। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात इन लोगों के पास है कि इनके पास हमेशा वयस्क पुरुष रहते थे। 18+ एज के लोग या 16+ एज के लोग हमेशा हथियार बंद रहते थे, हमेशा हथियार उनके पास रहते थे। इसी वजह से चंगेज खान की आर्मी में कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, और वो हमेशा क्या कहते हैं खराब से खराब कंडीशन में भी लड़ने के लिए तैयार रहती थी। इसकी आर्मी के अंदर मिक्स ट्राइब रहती थी। जरूरी नहीं है कि जो ट्राइब से ये उस टाइम पीरियड पे कॉन्फ्लिक्ट किया करता था, मतलब जिससे उसने युद्ध लड़ लिया, तो क्या उसकी आर्मी को अपने अंडर में नहीं रखेगा, रख लेता था। ये इसकी अच्छी बात ये भी थी। तो ये इसको काफी अच्छा बनाता है। इस बंदे ने अपनी क्या कहते हैं आर्मी के लिए एक स्टेपल सिस्टम बनाया जिसे डेसिमल यूनिट सिस्टम बोला गया। इसने क्या बनाया, इसने 10 की टुकड़ियां, 100 की टुकड़ियां, 1000 की टुकड़ियां और 10,000 की टुकड़ियां, ये सेम वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया के अंदर अकबर ने करा था अपने क्या कहते हैं मनसबदारी सिस्टम में। सेम वही चीज चंगेज खान ने भी अपनाई थी कि जिस व्यक्ति के पास, ये करता क्या था कि ये 10 की सेना, 100 की सेना, 50 की सेना या 1000 की सेना, 10,000 की सेना, 5,000 की सेना के लोगों को एक अपना ग्रुप बना के रखता था और कहता था कि जब युद्ध की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको मैसेज भिजवाऊंगा और आपको अपनी आर्मी लेके आनी पड़ेगी। और जिसके पास सबसे ज्यादा सोल्जर्स हुआ करते थे ये उसको अपना सगा भाई या सगा क्या कहते हैं व्यक्ति बोला करता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई महान राजा इतनी बड़ी आर्मी के किसी हेड को अपना सगा बोला करता था, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी। अकबर के टाइम पीरियड पे जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्मी होती थी तो वो उनको पोस्ट दे दिया करता था। इस टाइम पे कोई पोस्ट का सिस्टम नहीं था, तो थोड़ा सा अंतर है। अब मेन बात ये थी कि बिना अनुमति के इसने एक सिस्टम बनाया कि जिस आर्मी में जो भी व्यक्ति होता था ना, वो बिना अनुमति के वो आर्मी छोड़ के किसी दूसरी क्लेन में या किसी दूसरे ट्राइब्स में नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा रूल इस बंदे ने बनाया। इस तरीके से इसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि मेरे जो 4 बेटे हैं उन 4 बेटों के लिए एक अलग से आर्मी का सिस्टम बनाया जाएगा और ये जो आर्मी का सिस्टम होगा इस यूनिट को इन्होंने नोयान का नाम दिया, नोयान। ठीक है, याद रखना, उन्होंने 4 इकाइयों में विभाजित कर दिया 4 बेटों के लिए और इस कैटेगरी को, इस आर्मी के सिस्टम को नोयान कहा गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए। अब मेन बात क्या करा इसने, मैंने क्या बताया आपको, ये जिनके पास ज्यादा आर्मी होती थी, जिसके पास ज्यादा सिस्टम होता था, ये उनको ब्लडेड ब्रदर कहा जाता था। इस तरीके से लोगों को टाइटल दिया करता था, जो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात होती थी। अब यहाँ पे इसने क्या करा कि अपने बच्चों के लिए आर्मी को विभाजित कर दिया 4 हिस्सों में। तो जो भी 4 हिस्सों में इसने डिवाइड करा, इसने उस सिस्टम को उल्लूस का नाम दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों के लिए नव विजयित लोगों पर शासन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 4 उल्लूस है, ठीक है, ये उल्लूस लिखा हुआ है, की रचना की। एक शब्द जिसका अर्थ है कि मूल रूप से क्षेत्र नहीं, मतलब उल्लूस का मतलब होता है कि अगर आपको आर्मी दे दी गई है और इस इलाके को आपको रूल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे, आप आगे बढ़िए। तो इस तरीके से चंगेज खान अपने बच्चों को कहता है कि आप सामूहिक रूप से शासन करना, मतलब मिलके शासन करना। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उधर जा रहा है, एक बंदा उधर जा रहा है, एक बंदा उधर जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऑफ कोर्स राजकुमारों के बीच में सैन्य दलों को लेके, हर यूनिट्स को लेके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो ये चीज़ हमने देखा। लेकिन अच्छी बात इस बंदे ने क्या बताया, अच्छी बात इस बंदे ने कहा कि अगर किसी भी 4 भाइयों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके डिसीजन लेने के लिए हमारे पास सरदारों का एक ग्रुप होगा, जिसे कुरलताई कहा गया। और कुरलताई एक ऐसी सभा होगी जिसमें सभी खानों को जो फैसला यहाँ से निकल के आएगा, सभी खानों को वो बात माननी पड़ेगी। तो कुरलताई जो है वो एक ऐसा क्या कहते हैं विभाग है, चाहे लूट हो, चाहे ज़मीनें हो, चाहे क्या कहते हैं किसी को डिसीजन लेने की पावर हो, किसी को हेड बनाने की पावर हो, वो इस सभा के अंदर ही होगी। जैसे आज के टाइम पीरियड पे पार्लियामेंट होता है कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होगा तो ही उस लॉ को एक्ट में बनाया जाएगा। सेम सभी खानों के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए कुरलताई एक सिस्टम माना जाएगा। दूसरी बात, इतना बड़ा एम्पायर था तो ऑफ कोर्स चंगेज खान ने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को कुरियर सिस्टम याम बोला गया। ठीक है, कुरियर सिस्टम याम बोला गया। याम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम था जो इतने बड़े एम्पायर पे मैसेज फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत तेज़ी से संदेश को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना वो मंगोलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए घोड़ों के थ्रू होता था या बर्ड्स के थ्रू होता था, ये याद रखिएगा। और चंगेज खान के मरने के बाद इस सिस्टम को और अच्छा करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि अगर मान लो कि नॉर्थ के अंदर उसकी टेरिटरी है और कई किलोमीटर दूर उसकी टेरिटरी है, तो हमेशा हर राजा हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके लिए उल्लूस एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें हर 3 किलोमीटर के अंदर घोड़ों को अपॉइंट करा जाएगा। हर 3 किलोमीटर पे घोड़ा भागता हुआ जाएगा और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा होगा जो उस मैसेज को हर 3 किलोमीटर पे एक व्यक्ति को पहुंचा देगा। तो एक नॉर्मल सा मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हद से 10 से 15 दिन लगते थे, चाहे वो 100 किलोमीटर की दूरी पे क्यों ना हो। तो ये बहुत सही तरीका था। इसके लिए उसने एक टैक्स की शुरुआत भी करी थी जिसे हम कुबुको टैक्स भी कहते हैं। कुबुको टैक्स किसी के लिए भी टैक्स देना बहुत आसान था, क्योंकि चाहे आपके कबूतर हो और चाहे आपके क्या कहते हैं कोई पैदल व्यक्ति हो या चाहे आपका घोड़ा हो, अगर इतना बड़ा कम्युनिकेशन स्किल फैला रहा है तो ऑफ कोर्स ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। तो कृषि का 10वां हिस्सा ऑफ कोर्स टैक्स के रूप में यहाँ पे राजा लिया करता था ताकि इस सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन करा जा सके। कम्युनिकेशन के लिए, कुरियर सिस्टम के लिए ये बहुत ज़रूरी था और ऑफ कोर्स इसी वजह से इसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। चंगेज खान में अगर आप देखें तो इट एनेबल द ग्रेट खान टू कीप check on development at the furthest end of the regime across the continent and land army। ये मेन बात थी कि अपनी लैंड आर्मी को सक्षम बनाने के लिए ऐसे मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी था। ट्रेड, इतना बड़ा एम्पायर है, ट्रेड कैसे होता होगा? तो ऑफ कोर्स मंगोलों के पास ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि ये कराकोरम से लेके ऑफ कोर्स चाइना, यहाँ के इलाकों तक और इवन यहाँ के इलाकों तक, अगर आप देखो रूस के इलाकों तक, ये आराम से उस टाइम पीरियड पे व्यापार कर लिया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एंड इजी टू ट्रैवल विद एडिशन टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल एम्पायर, ये बहुत जरूरी था। ट्रैवलर्स वर गिवन फॉर द सेफ कंडक्ट, ट्रेडर्स पेड बाय द टैक्स फॉर द सेम पर्पस बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ बंगाल अथॉरिटी। ट्रेडर्स ऑफकोर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेड करने जाते थे तो वो टैक्स दिया करते थे क्योंकि ऑफकोर्स मंगोल अथॉरिटी वहाँ पे हुआ करती थी। Administrative features of Genghis Khan ruler during the region of Genghis Khan, civil military were recruited for the conquest land, but they were deployed in the distance area। हर प्लेस पे चंगेज खान या उसके जो वंशज बाद में आए, उन्होंने हर जगह पे एक नए गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करवाई ताकि एम्पायर को जब बिल्ड करा जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ बताई गई। इवन चाइनीज़ क्या कहते हैं, चाइनीज़ हिस्टोरियंस ने ये भी बताने की कोशिश करी किस तरीके से ये अपने क्या कहते हैं जो भी मास्टर्स हुआ करते थे या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड हुआ करते थे वो किस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाद में बाय द मिड ऑफ 13th century द सेंस ऑफ कॉमन पैरिमोर्टी शेयर्ड बाय ऑल ब्रदर्स एंड ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द इंडिविजुअल डायनेस्टी ईच रूलिंग देयर सेपरेट उल्लूस, अ टर्म नाउ कैरिड सेंस ऑफ टेरिटोरियल डोमिनेंस। बाद में धीरे धीरे करते इन भाइयों के बीच में दरारें पैदा होने लग गई और हर उल्लूस यानी कि हर कैटेगरी में जहाँ जहाँ तक इनकी आर्मी होती थी वो उनके पर्सनल डोमिनेंस में आ गई। कहने का मतलब जो एम्पायर इतना बड़ा बिल्ड हो रहा था वही एम्पायर अब कहीं ना कहीं उनके लोगों के द्वारा ही खत्म होने लगे, क्योंकि पर्सनल लालच की वजह से। जहाँ पे अगर मैं कहूँ एम्पायर को बिल्ड करने की बात आ रही थी, वहीं पे अब ये खुद अपने एम्पायर को बिल्ड करने लग गए।
जिसके बारे में अगर हम देखें तो बाद में जाके जोची जो है उन्होंने गोल्डन हेरोइड करके रशिया के अंदर एक प्लेस बना दिया। चितगाई के सक्सेसर ने तो क्या कहते हैं आपका तक्षेनिया यानी कि तजाकिस्तान, आज का तजाकिस्तान, वहाँ के लैंड को कैप्चर कर लिया और अपने अपनी डायनेस्टी ये लोग फैलाने लग गए। सो ये दिस इज हाउ कि मंगोल एम्पायर जो खुद ही इतना बड़ा बिल्डअप हो रहा था, लेकिन आपसी समझ सही तरीके से ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन फेलियर होने की वजह से, आर्मी में सिस्टम सही तरीके से ना होने की वजह से फ्लॉप होता चला गया और बाद में इनके ही बीच में क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस आने लगी। वीडियो की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे कि किस तरीके से इनके बारे में हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं, चंगेज़ खान को आज भी किस तरीके से, किस नज़रिए से हम देखने की कोशिश करते हैं, वो भी आज भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में उसको कहीं ना कहीं एक क्रूल रूलर की तरह दिखाया गया है। कहीं कहीं हिस्टोरियंस इसको अच्छा भी दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं वो वीडियो की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जानेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।